नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं वीडियो भर्ती 2016 का जो पेपर हुआ था। तो इसमें जो है हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होगा ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है और नए नए वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं, हमको भी थोड़ा सा उत्साह फील होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन अपना पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? तो आपने एक दोहा पढ़ा होगा कि गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। तो ये वल्लभाचार्य के जो थे वो शिष्य थे, जबकि वो तुलसीदास रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी सूरदास के बारे में ये जानिए कि इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सारावली, साहित्य लहरी और एक और है सूर सारावली, साहित्य लहरी। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा। और वात्सल्य के रस के सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि कृष्ण मतलब माता और एक पुत्र के बीच में जो रस उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। तो कृष्ण को लेकर, कृष्ण की लीलाओं को लेकर पद गाए थे इन्होंने, तो इसलिए वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यति, गति, लय, तुक, ये सारी चीज़ें होती हैं किसी छंद में। तो छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में सार्थाएँ यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं, ठीक है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले लेकिन विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब विचार के तार ही टूट जाएंगे और गति अंतिम रूप ले लेगी तो पूर्ण विराम ही होगा। अल्प विराम होता है थोड़ा सा रुकने के लिए, उससे ज़्यादा रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या करिए होता है? अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होता है ऐसे बूंदी रहती है, उसके नीचे कॉमा होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अमर्ष क्या है? पूछा जा रहा है कि अमर्ष क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा संचारी भाव है अमर्ष। अमर्ष एक संचारी भाव है। देखिए, मन में आने वाले यानी संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 है, इसको याद रखना। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। अमर्ष एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान कर दिया और आप उसको मतलब इतना बड़ा आदमी है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसका, तो एक अमर्ष संचारी भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, कि हम उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत मजबूर हैं। तो ऐसा होता है, तो कुछ बड़ा बनिए और ताकि उसका कुछ कर पाइए। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सबको पता है सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है, मतलब कई भाषाएं बोलते थे। जिस भाषा में उर्दू, फारसी, अरबी जो भी पाते थे सब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सब बोल देते थे ये, ठीक है। तो ये संत कबीर 1398 से 1518, इसलिए कह रहे हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कबीरदास किसके समकालीन थे। मान लो उसका अगर संयाद है तो 1398, लगभग 14 से 1500, 100 साल से ज़्यादा जिए थे भैया, 116 साल जिए थे कबीरदास जी, ठीक है। और उसके बाद समाज के मध्य व्याप्त आबेंडरों का विरोध किया, लेकिन इन्होंने महिला पुरुष की एक समानता पर बात नहीं की थी, ठीक है। ये ध्यान रखना। पंचमेल खिचड़ी सुदक्कड़ी इनकी भाषा थी, पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद द्रौपदी का चीर, यह मुहावरा आ गया। तो मुहावरा द्रौपदी का चीर है कभी ना समाप्त होना, ऐसी चीज़ जो समाप्त ही न हो रही है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी। ये एक अलंकार है। कूप मंडूक होना का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, मतलब कुएं का मेढक होना, सीमित ज्ञान सीमित अनुभव, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है जो वाक्यों को अरेंज करना होता है। इसमें 1 से 6 दिया गया है और बीच में यारा लावा ये पड़े हैं, इनको अरेंज करना है। ये अरेंज नहीं है, यही बातें लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या अरेंज करना है कि जैसे यहाँ दिया गया है सामाजिक जीवन में, तो अगला क्या आएगा? क्रोध की बहुत की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। जैसे आपने अभी पढ़ा था अमरस, तो वही अमरस वाला भाव हो जाएगा कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर वही खूब क्रोध लग जाए तो चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाके दाग दोगे आप,
ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक। तो क्रोध ना हो तो बहुत दिक्कत है, क्रोध होना भी ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। तो ऐसे ही मिलान करने के लिए आएगा, आप पढ़ के उसको समझ बूझ के वाक्यों को सही से अरेंज करना और हो जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ये तो आपको पता ही होगा, ईशान होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे सूर्य देव पूरब और उत्तर के बीच से ही आते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर से ही निकलते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। ईशान मैंने याद कर लिया ऐसे ही। बाकी आग्नेय जो होता है वो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और याद नहीं है मुझे, देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन है नैऋत्य और वायव्य में। आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी याद हो जाएगा। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। मृग की छाल या गोलाकार घेरा, तो इसका राइट आंसर होगा गोलाकार घेरा। जैसे हम पढ़ते हैं कि कुछ ग्रहों के चारों तरफ वलय है, जैसे शनि के चारों तरफ वलय है, ठीक है, गोलाकार घेरा है। फिर अपना 11वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास बताइए। तो अव्यय होगा ही आ अव्यय आजीवन, पीताम्बर कर्मधारय समास है, पाप पुण्य द्वंद्व समास है, घुड़सवार क्या कहते हैं, कौन सा समास है ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है ये है अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि घोड़े पर सवार है, ठीक है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और अगला क्वेश्चन है अपना कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर, ठीक है, तो यहाँ अधिकरण होगा समय पर, ठीक है, वहाँ भी अधिकरण तत्पुरुष था दूसरे ऑप्शन में। जैसे अधिकरण में एक होता है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, तो में भी आ गया तो भी अधिकरण, पर और में, ठीक है। मंदिर और मदिरा युग्म व उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। देखिए मंदिरा और मंदिर, मंदिर तो पूजा घर होता है, देवालय, और मंदिरा जो होती है अश्वशाला होती है। देखिए मदिरा नहीं है, मदिरा नहीं है ये, ठीक है, ये मंदिरा है। मंदिरा अश्वशाला होती है और मदिरा जो है वो बच्चन वाली मदिरा है, ठीक है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है। बच्चन वाली मधुशाला। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। आज मिश्र वाक्य समझाऊंगा। उसके आने के बाद वर्षा होने लगी, या वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला, हाँ तो वर्षा होने लगी। तो ऐसे जब पढ़ोगे आप तो उसमें कंडीशनल चीज़ें लिखी रहेगी। ज्यों ही घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। अगर ऐसे त्यों ही नहीं रहेगा तो कॉमा लगा रहेगा, ठीक है, त्यों ही नहीं लगे रहेगा तो कॉमा लगा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पढ़िए। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, जैसे ज्यों ही घर से निकला, ये प्रधान उपवाक्य है, तो जब तक इसका दूसरा आश्रित उपवाक्य वर्षा होने लगी नहीं कहा जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं स्पष्ट होगा। ज्यों ही घर से निकला, हाँ तो बोलो ना क्या हुआ, तुरंत मुँह से निकलेगा आपको, बोलो ना आगे। अगर ऐसा अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए आप मिश्र वाक्य है। बाकी तो नियम तो होते ही हैं। और दूसरा आश्रित गौण उपवाक्य होता है। उन दोनों वाक्य आपस में जब तब और जहाँ वहाँ अगर तो, मतलब ऐसे कंडीशन रहेगा, अगर राम आता तो मैं जाता आदि से जुड़े हों तो इन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। बाकी तो संयुक्त वाक्य होते हैं, उन दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग स्पष्ट होंगे आपको। जैसे ज्यों ही घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, या कॉमन लगा दिया गया। राम नहीं आता तो गीता चली जाती। राधा, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब 15 से 18 तक काव्यांश दिया गया है। कभी कभी गद्यांश दिया जाता है, कभी कभी पद्यांश। यहाँ पर काव्यांश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। ये आपके लिए ही कहा जा रहा है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जगाएं। हमारा अस्तित्व इतना कोरा है, उसे हम जगाएं, कुछ करें, ठीक है। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, ठीक है। तो ये कभी कभी पद्यांश दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो हो सकता है कुछ भी आ जाए। तो यहाँ है सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है।
कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है क्या करने की, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ठीक है, कवि के मन में महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। और फिर यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए पढ़ेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे इसको, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, पहचान बनाने की, तो ऐसा कुछ है नहीं। सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, शुष्कता के नहीं, मन के सूनेपन के। जिस तरह से आपका मन सूनापन से गुजर रहा है तो कुछ करना है, तो सूखे पत्ते मन के सूनेपन के प्रतीक हैं। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो कौन सी कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। और यही हम मेहनत करके अपने अस्तित्व को जमा लेंगे तो ये कलियां फूल बन के ज़िंदगी भर बहार में बदल जाएंगी। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। गहनता की फसल मतलब विचारों की गंभीरता या विचारों की परिपक्वता। देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ गहनता माने गंभीरता, विचारों की परिपक्वता यहाँ ऑप्शन सही माना गया है। ठीक है, तो ऐसे इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डांट डांट केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डांट डांट अधिक बुद्धिमान है। तो रामू की उपेक्षा इसलिए हुई, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, ये तो आप लोग कर लोगे आराम से समझ के। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार का चयन कीजिए। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवे हाँसी। पानी के बीच भी मछली प्यासी है और हमें ये बात सुन सुन के हंसी लग रही है। तो देखिए जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है कि पानी में रहते हुए मछली प्यासी है। और विभावना अलंकार होता है कि जहाँ बिना मतलब कारण के या बिना साधन के काम हो, जैसे कर बिनु करे करम विधु नाना, बिनु पग चले सुनय बिनु काना। तो ये विभावना अलंकार है। और विशेषोक्ति तो आपने देखा ही कि जब साधन है फिर भी काम नहीं हो रहा है, और विभावना है जो साधन नहीं है फिर भी काम हो रहा है। अतिशयोक्त तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्त होती है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। उपमा तो उपमा होता है पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा से क्वेश्चन आता है, हर प्रैक्टिस सेट में मिला है, प्रीवियस ईयर में तो आएगा जरूर। राम, रामचरितमानस और गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन कृष्ण, कामायनी, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। जिस चीज़ को हम छू न सकें वो भाववाचक संज्ञाएं होती है। ठीक है, जैसे हम मिठाई छुएंगे लेकिन मिठास को नहीं छू सकते हैं। छुएंगे तो लड्डू छुएंगे, बर्फी छुएंगे, लेकिन मिठास को नहीं छू पाएंगे। अनुभव कर सकते हैं इसको। लखनऊ, आम और बुढ़ापा, बुढ़ापा भी हम नहीं छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो बुढ़ापा हम छुएंगे तो बुढ़े को छुएंगे ना, एक व्यक्ति को छुएंगे। ममता, वकील और पुस्तक, ममता कोई लड़की होती तो ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन ममता क्या है, माँ की ममता है। ठीक है, जो हमें रोज़ खाना बना के देती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा कालिंदी है। ठीक है, गंगा क्या है, कालिंदी है, जबकि मंदाकिनी भी गंगा का है, भागीरथी, सुरसरिता भी गंगा का है। गंगा के और पर्यायवाची हैं, आप देख लीजिए। गंगा के पर्यायवाची जैसे नदीश्वरी कहा जाता है इसे, नदी धन ईश्वरी, नदीश्वरी। त्रिपथगा माने तीनों पथ पे जाने वाले, कहाँ, आकाश पाताल और धरती। ठीक है, या स्वर्ग नरक और धरती, नहीं नरक में नहीं जाती, नरक में जाती सबको पवित्र कर देती। देवपगा, ठीक है, जहानवी, जहन्नुम से आने वाली, देवताओं के पग से निकलने वाली, जहन्नुम से आने वाली। देव नदी, देवताओं की नदी है। मंदाकिनी, भागीरथी ने लेके आया था इसलिए भागीरथी, भगीरथ लेके आए थे, भागीरथी नहीं, भागीरथ लेके आए थे इसलिए भागीरथी। अमर तरंगिनी, इसकी तरंगे अमर हैं, कभी सूखती नहीं है। सुरसरी, देवताओं की नदी, वही जैसे देवपगा, ओ देव नदी या सुरसरी एक ही बात है। सुरसरिता एक ही बात है। विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से निकलती है। ठीक है, तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का श्रृंगार ही है। ठीक है, यहाँ पर सही वर्तनी शब्द जो है वो श्रृंगार है। क्या है, श्रृंगार। बाकी तो सारे गड़बड़ हैं। मातृभूम नहीं, मातृभूम होता है। ठीक है, और पितृभूम होता है।
क्या होता है, रुक जाइए इधर, पितृभूम, पितृभूम नहीं होती है, पितृछाया होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पितृछाया, ठीक है। पितृछाया कभी शब्द नहीं सही होता है, अब बीच में चा लगा रहेगा वही शब्द सही होगा, मतलब शब्दवर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है। मातृछाया भी आता है, ठीक है, मातृछाया और पितृछाया, ठीक। और अवनति जो होता है वो डबल ना नहीं होता और मुश्किल में आधा सा होता है, ये तो सब आपको पता ही होगा, नीचे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अगला है समूह अर्थक शब्द चिन्हित कीजिए। जहाँ समूह की बात हो, स्त्री तो स्त्री है, पुरुष तो पुरुष है, मनुष्य तो मनुष्य है, ये जातिवाचक संज्ञा है, जबकि भीड़ क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आर्थिक आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, इक है। कैसे बना है, अंश, अंश अंश धन इक, अंश धन इक, तो ई जब जुड़ता है तो यहाँ आ पैदा कर देता है और उसके बाद ई जुड़ ही जाता है, फिर का हो जाता है। प्रत्यय के नियम में मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। आंशिक, वैज्ञानिक, वैदिक, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए आप लोग, बस हम सारी चीज़ें आपकी पूरी करवा देंगे एग्ज़ाम तक। तो एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए और यदि कोई त्रुटि ना मिले, ठीक है, तो विकल्प डी को चिन्हित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जब चोरी का माल बरामद हो गया है तो कोई त्रुटि ही नहीं है, वाक्य शुद्ध है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ठीक है। बधूर्मी का संधि विच्छेद है, बधूधन ऊर्मी, ऊर्मी ये होगा, ठीक है, बी वाला, ठीक है, बधूधन ऊर्मी। लहर हमेशा बड़ी होती है, इसलिए उर मीन्स लहर होता है, ठीक है। बधू मीन्स मतलब आपको पता ही होगा बधू। अब एक कॉमन सेंस बताते हैं, जैसे नारी, तो नारी में बड़ी है, ठीक है, और बधू, बधू इसमें भी बड़ा ऊ रहेगा। स्त्री इसमें भी बड़ी रहेगी, तो स्त्री, बधू, नारी ये हमेशा सब बड़े वाले मात्रा लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कभी भी संधि होती है तो दोनों संधि में जो शब्द होते हैं या पद होते हैं ये क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। सार्थक शब्द मिलते हैं तभी वहाँ सार्थक बनता है आगे जाके, ठीक है। सार्थक शब्दों के से निर्माण होता है, जैसे धर्म धन अर्थ है, वधू धन उर्मी है, नारी धन ईश्वर है, नारीश्वर है, और ये सारे जो है दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्न अर्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा भिन्न अर्थक है। पावक, अनल, अनिल, कृषाणु। तो आपको पता होगा अनिल जो है ये क्या है, वायु है, अभी इसको याद करवा देंगे हम आपको। और पावक जो है अनल, अनल और अनिल में कन्फ्यूजन होता है। आनल तो मतलब जहाँ नल नहीं है, आनल मतलब नल रहित, आप ऐसे सिंपली समझ लीजिए, होता तो नहीं है ऐसा। आनल मतलब नल रहित, तो जहाँ नल नहीं है वहाँ आग लगेगी, पानी बुझाने के लिए नहीं रहेगा नल तो आग लगेगी। अनल मीन्स आग होता है, ठीक है, अनल मीन्स आग। अनिल तो नील मीन्स नील, जहाँ कुछ नहीं रहेगा वहाँ वायु रहेगी। अनिल जहाँ नील नहीं है वहाँ वायु है मतलब। बाकी कृषाणु, पावक, ठीक है, चित जल पावक गगन समीरा, तो पावक मीन्स आग होती है, कृषाणु मीन्स भी आग होती है, ठीक है। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का विषाद होता है, ठीक है, हर्ष का विषाद होता है विलोम। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। पंकिल, पंकज, पंक मीन्स कीचड़, पंकिल मीन्स कीचड़ युक्त या गंदला, ठीक है। तो गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची है शब्द हैं। धवल का अर्थ होता है उजला, धवल मीन्स उजला। प्रलय का अर्थ है विनाश और पामर का अर्थ दुष्ट होता है, पामर मीन्स दुष्ट, ठीक है। खल, खल मीन्स दुष्ट, पामर मीन्स दुष्ट, पावर, दुष्टों में पावर ज़्यादा होती है, पामर। तो वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है, बाकी आगे के जो भी जीके के पोर्शन हैं और ये रीजनिंग है तो हम आगे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर अगर नए थे आप तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, और अगर आप हमारे परमानेंट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जाते जाते लाइक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और ऐसे ऐसे आप अगर थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा हर चीज़ को अच्छे से समझाने की। जितना मुझे आता है, ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन जितना आता है उतना कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।